हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जो आपका वीएसी सब्जेक्ट है सभी कोर्सेज के लिए सेम होता है, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, हिंदी मीडियम में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं। और अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप अगर ये वन शॉट वीडियो देख लेते हो तो आपका मोस्टली काम यहीं से हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन्ड है। आप अगर कुछ भी पूछना चाहें तो आप वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम है एकलव्य स्नातक 1। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि संविधान से आप क्या समझते हैं और भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं। तो देखो, संविधान हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो संविधान क्या है? एक ऐसी बुक होती है, एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें किसी भी देश को कैसे चलाना है उसको चलाने के नियम और कानून लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा जो भारत देश है उसका भी अपना एक संविधान है, उसको कैसे चलाया जाना है उसके सारे नियम कानून वगैरह उसमें लिखे हुए हैं। और हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मीन्स एक तो ये लिखित में है, ओके। तो समझते हैं। देखो, हमारी जो प्रस्तावना है वो बहुत लंबी है, यानी कि हमारा जो संविधान है, आपने अगर नोटिस किया हो जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं उस पे एक दो पेज छोड़कर प्रस्तावना करके दिया होता है, या फिर उद्देशिका करके एक पेज दिया होता है, उस पे हमारे संविधान के बारे में लिखा होता है। तो हमारी जो प्रस्तावना है वो हमें न्याय के बारे में बताती है, स्वतंत्रता के बारे में बताती है, समानता के बारे में उसमें लिखा हुआ है, बंधुत्व यानी कि भाईचारे के बारे में लिखा हुआ है हमारे संविधान में। और हमारा संविधान ये बताता है कि हमारा भारत देश जो है उसकी जो संरचना है वो संघीय है। संघीय का मतलब क्या होता है? जहाँ पे दो प्रकार, एक तो केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, दो प्रकार की सरकारें होती हैं। मीन्स जो शक्तियां होती हैं वो दो सरकारों में डिवाइडेड होती हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है संसदीय प्रणाली। अब अगर आप देखोगे कि हमारा जो संविधान है वो ये बताता है कि हमारे देश के अंदर संसदीय प्रणाली होगी, जहाँ पे राष्ट्रपति जो है वो राज्य यानी कि जो नेशन है उसका प्रमुख होता है, नाम मात्र का, ठीक है। और जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। मीन सरकार का प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री होता है। और हमारा देश जो है वो एक संसदीय लोकतंत्र है। मीन्स हमारे यहाँ पे संसद भी होती है और लोकतांत्रिक शासन चलता है और लोगों को चुना जाता है, नेताओं को। फिर है मौलिक अधिकार। तो नागरिकों के पास समानता का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, ऐसे ही रिलेटेड बहुत सारे अधिकार हैं जिनको आप मौलिक अधिकार की कैटेगरी में रखते हो। जीवन का अधिकार, ठीक है। इसके अलावा हमारा संविधान है उसमें निदेशक सिद्धांत या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये क्या होता है? हर राज्य को कुछ एक अधिकार दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र में लोगों के वेलफेयर के लिए कोई योजना बना सकते हो, कोई स्कीम बना सकते हो, ठीक है। और कुछ भला कर सकते हो लोगों का। तो वो आप अपना, देखो, सामाजिक न्याय के लिए भी आप कुछ कर सकते हो। जैसे कि किसी राज्य में कुछ पिछड़े हुए समाज के लोग रहते हैं तो उनके लिए कुछ करना, आर्थिक रूप से कल्याण करने के लिए राज्य कुछ कर सकता है। तो ये राज्य के ऊपर होता है। अब आप इसके ऊपर ना फोर्स नहीं कर सकते राज्य को कि भाई आप ये चीज क्यों नहीं कर रहे हो। तो इसके लिए आप फोर्स नहीं कर सकते। फिर है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो हमारा संविधान ये बताता है कि न्यायपालिका जो है, जो हमारी जुडिशियरी होती है, ठीक है, जुडिशियरी यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो कार्यपालिका और विधायिकाओं से बिल्कुल अलग है। मीन्स जो हमारे सरकार के तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो न्यायपालिका है उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होता। फिर है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हमारा संविधान ये बताता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक है और यहाँ पे वोट देने का अधिकार सभी को है, जितने भी लोग वयस्क हैं। अब वयस्क कौन होता है हमारे देश में? 18 साल से ऊपर का जो भी है उसको वोट डालने का अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर है आपातकालीन प्रावधान। अब क्या है हमारे देश के अंदर? आपातकाल, ठीक है। अगर आपातकाल की घोषणा करनी है तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे दिया हुआ है कि संविधान तीन प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। अगर देश के ऊपर कोई खतरा है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अगर किसी राज्य के ऊपर खतरा है तो राज्य आपातकाल। देश के ऊपर अगर आर्थिक संकट आ गया है तो वित्तीय आपातकाल जो है वो लगेगा। तीन प्रकार के आपातकाल होते हैं, ये हमारा संविधान हमें बताता है। संशोधन प्रक्रिया। संशोधन का मतलब होता है कि कुछ उसमें बदलाव करना। तो अगर हमारे संविधान में हमें लगता है समय के अनुसार कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें घटानी है, तो उसमें हम फिर संशोधन की प्रक्रिया कर सकते हैं, जिसमें संसद के कुछ विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, ठीक है।
फिर उसके बाद है, ये तो बस कुछ मुख्य बातें हैं। भारतीय संविधान एक गतिशील दस्तावेज है। गतिशील का मतलब क्या होता है? जो लगातार बदलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। ओके, क्योंकि इसमें समय के अनुसार आप अपनी जरूरतों के अनुसार इसके अंदर बदलाव कर सकते हो। अगला प्रश्न है हमारे सामने, न्याय को परिभाषित करें और न्याय के सिद्धांत के अनुरूप संवैधानिक मूल्यों की संक्षेप में व्याख्या करें। तो न्याय को आपको बताना है। सबसे पहले न्याय होता क्या है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखो, न्याय न्याय क्या है कि एक ऐसी स्थिति समझ लो, एक ऐसी सिचुएशन जहां किसी के साथ आप अन्याय नहीं कर रहे हो, सभी को जो उनका हक है वो मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष लोगों को विशेष अधिकार मिल रहा है और बाकियों को कुछ मिल ही नहीं रहा। तो न्याय की बहुत सिंपल सी परिभाषा है, आगे आप समझ जाओगे। न्याय जो है वो समता, ठीक है, नैतिकता और निष्पक्षता के सिद्धांतों के आधार पर व्यक्तियों का उचित और निष्पक्ष व्यवहार है। मीन्स न्याय का मतलब है एक ऐसा बिहेवियर जहाँ पे आप सभी को इक्वल समझ रहे हो, ठीक है, इक्वल समझ रहे हो, सभी के साथ नैतिकता के साथ पेश आ रहे हो, और निष्पक्षता है यानी कि पक्षपात नहीं है। ओके, तो अगर ये ऐसा आचरण होता है किसी भी समाज में तो वो समझ लो वही न्याय है। फिर इसके बाद क्या है, आइए समझते हैं। संवैधानिक मूल्यों के संदर्भ में आप अगर देखो तो न्याय एक मौलिक अवधारणा है जो कानूनी और राजनीतिक प्रणालियों में विभिन्न सिद्धांतों को रेखांकित करती है। मीन्स न्याय जो है वो हमारे संविधान में दिया गया है, हमारी प्रस्तावना में भी था, मैंने आपको बताया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है, इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले है समानता। तो देखो, जाति, लिंग या सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे मतभेदों की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए कानून के तहत समान व्यवहार और सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसका मतलब है किसी की कोई भी जाति हो, कोई किसी भी लिंग से आता हो, किसी की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, उसके साथ कोई मतभेद वगैरह या कोई भेदभाव वगैरह ना हो। सभी व्यक्तियों के लिए कानून के तहत समान व्यवहार, मतलब जो कानून है वो सभी को इक्वली ट्रीट करे। फिर है उचित प्रक्रिया, यानी कि यह गारंटी देना कि व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार किया जाएगा। ये गारंटी दी गई है हमारे संविधान में कि आपको उचित व्यवहार किया जाएगा आपके साथ। और कानूनी कार्यवाही स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करती है, सरकार की मनमानी कार्यवाहियों से रक्षा करती है। अब जो हमारा कानून है वो सरकार को मनमानी नहीं करने देता, ठीक है, और हमारा कानून हमारी रक्षा करता है। निष्पक्ष प्रतिनिधित्व, देखो ये क्या है, ये सुनिश्चित करना कि व्यक्तियों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का निष्पक्ष और समान अवसर मिले, चाहे वह मतदान के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो। यानी कि सभी को निष्पक्ष रूप से, अनबायस्ड रूप से राजनीतिक प्रक्रियाओं में हिस्सा लेने का मौका मिले, चाहे वो चुनाव लड़ना हो, चाहे वो वोट डालना हो, चाहे वो पार्टी बनाना हो, सभी को इक्वल समझा जाए, ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। आगे बढ़ते हैं। कानून का शासन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कानून का शासन क्या होता है? कोई सरकारी अधिकारी हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई अमीर से अमीर इंसान हो, कोई गरीब से गरीब इंसान हो, कानून के शासन का मतलब है, मतलब कानून ही सर्वोच्च होगा, कानून से ऊपर कोई नहीं, और हर कोई कानून के प्रति जवाबदेह है। सत्ता का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता। व्यक्तिगत अधिकार, इसका मतलब क्या है? एक न्यायपूर्ण समाज की खोज में आप देखोगे एक ऐसी सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी क्या है? एक समाज, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर न्याय होगा ना, वहां पे क्या होगा? एक न्यायपूर्ण समाज की खोज में व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, धर्म और गोपनीयता की रक्षा करना। मीन्स एक सोसाइटी जहां पर न्याय होगा वहां पे आपको कुछ अधिकार भी मिलेंगे, ठीक है, और वो समान रूप से मिलेंगे, सभी को मिलेंगे। तो व्यक्तिगत अधिकार, मौलिक अधिकार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा अगला प्रश्न जो है वो एक शॉर्ट नोट है। ये शॉर्ट नोट आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सर्वधर्म समभाव का प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपको लिखना क्या है, ये समझाता हूँ। सर्वधर्म समभाव एक संस्कृत का वाक्यांश है, एक स्टेंजा है, ठीक है, एक लाइन उठा के दी गई है संस्कृत से, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है कि सभी धर्मों के लिए समान सम्मान रखना। मीन्स आप जितने भी धर्म हैं आपके देश में, सभी के लिए आप समभाव यानी कि एक जैसा भाव रखें। तो यह विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के बीच सहिष्णुता, मीन्स टॉलरेंस होनी चाहिए। आप एक दूसरे के धर्म को सहो, यानी कि ऐसा नहीं है आप किसी के लिए गलत बोल रहे हो, किसी धर्म के लिए भाईचारे के साथ रहो, सद्भाव के साथ रहो, को एग्जिस्टेंस यानी कि सह अस्तित्व, एक दूसरे के साथ भाई एक मैत्रीपूर्ण संबंध बना के रखो। तो ये सारी चीजें बताता है जो हमारा सर्वधर्म समभाव का जो कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। देखो, हमारा जो देश है भारत, यहाँ पे क्या है, क्रिश्चियनिटी भी है, यहाँ पे इस्लाम भी है, यहाँ पे सिख धर्म भी है,
यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सनातन धर्म भी है, ठीक है। यहाँ पे आपको कई धर्म मिलेंगे, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। सभी धर्म आपस में एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखें, सद्भाव रखें, मैत्रीपूर्ण संबंध रखें सभी, कोई किसी के लिए गलत ना बोले। इसी को ही आप कह सकते हो सर्वधर्म समभाव की ये जो अवधारणा है। देखो, सबसे पहले है कि सर्व यहाँ पे सर्वधर्म समभाव में ये बोला जाता है कि सभी धर्मों के साथ समान और सम्मान, यानी कि समान का मतलब होता है इक्वल, और सम्मान का मतलब होता है रिस्पेक्ट। तो आप इक्वली रिस्पेक्ट करो, जितने भी धर्म है सभी की रिस्पेक्ट करो। सहिष्णुता, इसका मतलब होता है टॉलरेंस, ठीक है। यह व्यक्तियों को खुले विचारों वाला होने, विविध धार्मिक प्रथाओं और विश्वासों को स्वीकार करने और आपसी समझ के माहौल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। मीन्स हर व्यक्ति आजाद है, उसको जो करना है वो करे, अपनी जो धार्मिक प्रथा उसको रखनी है वो रखे, जो उसके खुले विचार हैं वो मतलब रख सकता है। कोई उसको ये ना बोले कि नहीं तू ये कैसे बोल रहा है, ठीक है। तो दूसरों के प्रति सहिष्णु बनो, टॉलरेंट बनो। फिर है सद्भाव। सर्वधर्म समभाव के अंदर ये बोला जाता है शांति से रहो, सद्भाव से रहो, एक साथ रहो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। फिर है सह अस्तित्व। सह अस्तित्व का मतलब है यह अवधारणा साझा मान्यता पर जोर देते हुए विभिन्न धर्मों और उनके अनुयायियों को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की वकालत करती है। सह अस्तित्व का मतलब है जितने भी धर्म के फॉलोवर्स हैं वो सभी एक साथ मिलजुल कर रहे। फिर है सम्मान। इसमें यह है कि यह व्यक्तियों को बिना किसी निर्णय या भेदभाव के अपने स्वयं के धार्मिक मार्गों का पालन करने के, दूसरे के अधिकार का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करना। मीन्स अगर कोई हिंदू है, दूसरी तरफ अगर कोई सिख है, तो वो हिंदू का राइट है वो अपने धर्म को फॉलो करे, सिख जो है वो उसको जाके रोके ना कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। सेम हिंदू भी किसी को ना रोके। फिर है विविधता में एकता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमारा देश देखो इतना सुंदर देश है, हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। हमारे देश के अंदर आपको कई तरीके के धर्म मिलेंगे, कई जातियां मिलेंगी, कई समाज मिलेंगे। तो हमारा देश विविध है, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है। तो यह सिद्धांत धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं की विविधता को पहचानता है कि हमारे यहाँ पे कितनी सारी धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन उनमें निहित सामान्य मूल्यों में एकता की तलाश करता है। मीन्स यहाँ पे क्या है कि सभी धर्म प्यार सिखाते हैं, यही बताया जाता है कि एकता के साथ रहो। आध्यात्मिक स्वतंत्रता। सर्वधर्म समभाव की जो विचारधारा है उसमें यह बोला जाता है कि व्यक्तियों को उत्पीड़न के डर के बिना स्वतंत्र रूप से अपना धर्म चुनने। मीन्स वो पूरा हर व्यक्ति आज़ाद होना चाहिए कि उसको कौन सा धर्म चूज करना है, कहाँ उसको रहना है, कहाँ उसको नहीं रहना, उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती ना हो, किसी तरीके का दबाव ना डाला जाए, ठीक है। तो इसका पालन करने का अधिकार है। मीन्स वो स्वतंत्र रूप से अपना जो भी धर्म उसको मानना है उसको वो मान सकता है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण पर चर्चा करो, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका आया हुआ है, मैं जितने भी प्रश्न आपको करवा रहा हूं ना इस वीडियो में, ये सारे कभी ना कभी आपके पेपर वगैरह में आए हैं। तो भारत में कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का सिद्धांत जो है वो संविधान के अनुच्छेद 14 में दिया गया है। और आइए समझते हैं कि इसमें क्या है। देखो, समानता, समानता वो अवधारणा है जहां पे ये बोला जाता है कि किसी का कोई भी लिंग हो, पुरुष है, स्त्री है, किसी की सामाजिक हैसियत कैसी भी हो, कोई अमीर है, गरीब है, कुछ भी है, ठीक है। लेकिन समानता का जहां वर्ड आप याद रखना, जहां समानता वर्ड आता है ना वहां पे आप सिर्फ समानता देखोगे, इक्वल। एक तराजू में क्या होता है, इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर, दोनों पलड़े। अब ऐसा ही क्या होता है, जब आप कोर्ट में जाते हो तो केस चलता है, दो पक्ष होते हैं ना, एक पक्ष होता है, दूसरा पक्ष होता है। कोर्ट क्या करता है, दोनों को इस तराजू की तरह समझता है, बराबर है। आपकी हैसियत कुछ भी हो पर कोर्ट की नजर में आप बराबर हो। इसको कहते हैं कानून का शासन समानता के साथ। तो देखो, कानून के समक्ष समानता का मतलब ये होता है कि यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक है या नहीं है, समान कानूनों के अधीन है। मीन्स जो भारत सरकार के कानून, जो भारत सरकार कह रहा हूं, जो भारत देश के कानून है उसको हर किसी को फॉलो करना है। कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी हैसियत कुछ भी हो वो कानून से ऊपर नहीं है, ठीक है। उदाहरण के लिए कानूनी कार्यवाही में अमीर, गरीब, शक्तिशाली, कमजोर सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। जब आप कोर्ट के अंदर घुसते हो ना, वहां पे जज ये नहीं देखता आप अमीर हो या आप गरीब हो, वहां पे आप सिर्फ एक नागरिक हो और आप वहां पे जब आए हो तो दोनों बराबर हो, सिंपल सी बात है। उदाहरण के लिए यदि किसी सेलिब्रिटी पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है
तो वे एक सामान्य नागरिक की तरह ही कानूनी प्रक्रिया से गुजरते हैं। अगर कोई सेलिब्रिटी क्यों ना हो, अगर उसने कोई आरोप मतलब अगर उस पर आरोप है, उसने कोई क्राइम किया है, तो भाई सजा तो उसे भी मिलेगी। जैसे आपको एक कोर्ट की बात आ रही है और सेलिब्रिटी की बात है, तो सलमान खान का नाम बहुत फेमस है इसमें, ठीक है, काले हिरण वाले केस में आज तक कोर्ट के चक्कर काट रहा है। तो सेलिब्रिटी कोई कितना भी बड़ा हो, अगर आपने गलत काम किया है तो कानून के शासन के अकॉर्डिंग आपको उसकी सजा मिलेगी। फिर है कानून का समान संरक्षण। देखो, यह सिद्धांत केवल कानून के समक्ष समानता से भी आगे जाता है। ये थोड़ा सा अलग है। ये सुनिश्चित करता है कि समान स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ कानून द्वारा एक जैसा व्यवहार किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां से समझो आप, भारत में शिक्षा का अधिकार जो है, राइट टू एजुकेशन अधिनियम, इसका उद्देश्य क्या था? सभी बच्चों को उनका बैकग्राउंड ना देखते हुए सभी को बराबर एजुकेशन देना, सभी को समान अवसर प्रदान करना। तो कानून यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा तक पहुंच में किसी भी बच्चे के साथ जाति, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, सभी को एक इक्वालिटी के साथ वो चीज प्रोवाइड करी जाए। ये हमारा कानून सोचता है। फिर आरक्षण की नीतियां हैं हमारे देश के अंदर। भारत ने ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर, देखो हाशिया क्या होता है, मान लो ये सोसाइटी है, अब इस सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुख्य धारा में हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी। और कुछ ऐसी कैटेगरीज थी एससी और एसटी, जिनको कॉर्नर पे रखा गया, बिल्कुल साइड लाइन करके, हाशिए पर, जिनको ना पढ़ने दिया गया ना लिखने दिया गया। अब ये लोग इतने सालों से डिप्राइव्ड थे, बहुत ज्यादा पिछड़े हुए थे। अब जब हमारा संविधान बना तो बोला गया इनको आगे, इनको अपलिफ्ट करने के लिए, इनका कुछ फायदा हो, तो इनको क्या है कि सोसाइटी की मेन धारा से जोड़ने के लिए कुछ रिजर्वेशन की नीति बनाई जाए। अब ये रिजर्वेशन क्या था आपको पता है? आरक्षण की नीति, सरकारी नौकरी में आरक्षण, इसके अलावा आपका जो है स्कूल कॉलेजेस में आरक्षण मिलता है। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति जिसको एससी कहा गया है, अनुसूचित जनजाति जिसको एसटी कहा गया है, और ओबीसी, ठीक है, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, इनको शैक्षणिक संस्थानों में मींस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीटें दी जाती हैं, आप सभी को पता होगा। और यह ऐतिहासिक मतभेद को दूर करने के लिए किया गया, ताकि ये जो पहले का भेदभाव था जो इनके साथ हुआ, और विभिन्न क्षेत्रों में समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय उपाय है। मीन्स ये ऐसा सॉल्यूशन है जहां से इनके साथ जो भेदभाव हुआ है वो थोड़ा सा खत्म हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक मामला मेनका गांधी बनाम भारत संघ, यानी कि मेनका गांधी वर्सेस भारत सरकार। इसमें क्या हुआ था? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रियात्मक उचित प्रक्रिया की अवधारणा को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे का विस्तार करा, और इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया निष्पक्ष होगी, उचित होगी और तर्कसंगत होगी। मीन्स इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वो निष्पक्ष रूप से होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, उचित होगी, यानी कि जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो होगा, और इसके अलावा तर्कसंगत होगी, फैक्ट के साथ होगी। उदाहरण के लिए यह मामला समानता और कानून की सुरक्षा की विकसित होती समझ को दर्शाता है, और यह सुनिश्चित करते हुए कि सरकार के कार्य मनमाने नहीं है और न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं। मीन्स इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जो हमारी सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो मनमाने काम नहीं करेगी और उसको एक दायरे में रहते हुए काम करना है। ठीक है, एक दायरे में रहते हुए ही काम करेगी, न्याय को देखते हुए। भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों पर विस्तार से चर्चा करो। आपने मौलिक अधिकार तो पढ़े होंगे कभी ना कभी। अब मौलिक कर्तव्य क्या है? हमारे जहाँ पे अधिकार होते हैं ना, उधर हमारी कुछ ड्यूटी भी होती हैं, कुछ ड्यूटीज होती हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं, ठीक है, जिसको कहा जाता है आर्टिकल 51A। ये जो आर्टिकल 51A है, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं, वैल्यूज वाली बातें हैं, कुछ मोरल बातें, कुछ अच्छी बातें, जैसे कि हमारे तिरंगे का सम्मान करना, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका सम्मान करना, सरकारी संपत्ति का नुकसान ना करना, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ठीक है, राष्ट्रगान का सम्मान करना। ओके, सो आइए समझते हैं, वन बाय वन सब कुछ समझाता हूँ। संविधानिक आधार व्यक्तिगत अधिकारों को सामाजिक दायित्वों के साथ संतुलित करने के लिए जो हमारे अधिकार होते हैं, लोग अधिकारों के नशे में चूर ना हो जाएं, इसीलिए कुछ कर्तव्य भी दिए गए संविधान में 51A के तहत। ठीक है, इसमें क्या था?
42वां संशोधन हुआ था 1976 में, और मौलिक कर्तव्यों को फिर ऐड किया गया था। इससे पहले कर्तव्य थे नहीं हमारे संविधान में। संख्या की बात करें तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं टोटल, जो उन्हें संवैधानिक ढांचे का अभिन्न अंग बनाते हैं, हमारे संविधान में है ये दिए गए, और वे अदालतों में कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं, याद रखिएगा। इसको आप किसी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकते अगर वो अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये क्या है, कंपलसरी है? नहीं है, ये आपके अंदर की मर्जी है। इंसानियत होगी, देशभक्ति होगी तो आप सम्मान करोगे भाई। जहाँ पे राष्ट्रगान होगा आप सावधान होकर खड़े हो जाओगे। आप बेशरम हो बिल्कुल ही, आपको कुछ नहीं है तो आप चले जाओगे। तो अब आपके खिलाफ कोई कोर्ट में थोड़ी जाएगा कि उस बंदे ने राष्ट्रगान में मतलब सावधान की मुद्रा में नहीं था। तो ये क्या है कि अगर कर्तव्यों की बात करें, इसमें आप किसी के खिलाफ अदालत में नहीं जा सकते, लेकिन राष्ट्र के समग्र कल्याण के लिए ये बहुत जरूरी है। आपको देश आगे बढ़ाना है ना, तो आपको अपने कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ेगा। फिर है संविधान का सम्मान करना। अब देखो फॉर एक एग्जांपल और था, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, रेलवे में या बस में सीट वगैरह फाड़ देंगे, या फिर सीटों पर कुछ लिख देंगे, दिल बना के बीच में तीर मार देंगे, या जो वो सरकारी शौचालयों में कुछ किसी का नंबर लिख देंगे। ये सब क्या है, गलत बातें हैं। आप अगर ये सब कर रहे हो तो कोई आपको देख नहीं रहा है वहां पे, लेकिन आपको पता है कि ये मेरा कर्तव्य नहीं है। मेरा कर्तव्य है ये सब होते हुए रोकना। आप अगर किसी को देखते हो ऐसा करते हुए, उसको रोको, ये आपका कर्तव्य है, ताकि देश आपका है, किसी और का नहीं है। फिर उसके बाद है स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्श। जो लोग स्वतंत्रता, हमारे देश को आजाद कराने के लिए लड़े, जिन्होंने अपनी जान तक दे दी, उनका सम्मान करना, उनके बलिदान का सम्मान करना, जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान तक दे दी। संप्रभुता, एकता और अखंडता। तो देखो, राष्ट्र की ताकत और एकजुटता बनाए रखना मीन्स हमारा देश जो है वो टूटे ना। देश को जो तोड़ने वाले तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। जो लोग देश को तोड़ने की बातें करते हैं उनको समझाओ, और अपने आप को एकजुट रखो, सभी लोग एक साथ रहो, ठीक है। देश की रक्षा करो, ये हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रीय सेवा, देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना हमारा कर्तव्य है सबसे बड़ा, हमें ये फॉलो करना चाहिए। सद्भाव को बढ़ावा देना, हम लड़ाई झगड़ा दंगे को बढ़ावा ना दें, हमें सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए, शांति बनाए रखें, कोई किसी के साथ लड़ाई ना लड़े, भाईचारे की भावना हो सभी में। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण मीन्स नागरिकों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो भारत की जो एक कल्चरल एक विरासत है ना, जो भारत का एक रुतबा है दुनिया में कल्चर का, जो हमारा इंडियन कल्चर है, उसको बनाए रखने के लिए आप क्या करें कि आप इस चीज को सेव करें, अपनी विरासत को जो आपको मिली है अपने पूर्वजों से, जो हमारा कल्चर है, ठीक है, जो हमारी विरासत है उसको हम बचा कर रखें, जो हमारी लेगेसी है। पर्यावरणीय जिम्मेदारी, अब देखो, जंगल को मत काटो, पेड़ों को मत काटो, हरियाली को मत खराब करो, प्रदूषण मत करो, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, कॉमन होती हैं, मोरल बातें हैं ये सब तो, और कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए। बट हर कोई मानता है क्या? लोग पेड़ भी काटते हैं, लोग जंगल भी काटते हैं, लोग नदी नालों में, मतलब नाला तो क्या, नदियों में कचरा भी फेंकते हैं, जबकि हमें नहीं फेंकना चाहिए। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? अपनी नदियों को साफ रखना, अपने जंगलों को सुरक्षित रखना, पेड़ पौधों को ना काटना। अहिंसा और सार्वजनिक संपत्ति, हमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है। पब्लिक प्लेस में आप किसी से लड़ो मत, पब्लिक प्लेस में कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान मत करो, ठीक है। जैसे स्कूल में क्या होता है, लास्ट दिन होता है तो बच्चे क्या करेंगे, पंखे मोड़ देंगे, सरकारी स्कूल के खिड़कियां तोड़ देंगे, तो वो आपका ही स्कूल है, आपके बाद आपके ही भाई बहन पढ़ते हैं, तो आप उसको तोड़ोगे तो गलत बात है। फिर है उत्कृष्टता की खोज, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्र में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करो। मींस आप जिस दिशा में भी आगे बढ़ सकते हो आगे बढ़ो, देश का नाम रोशन करो। बच्चों की शिक्षा, 6 साल से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उन सभी को सरकार ये कहती है कि आपको मुफ्त शिक्षा मिलेगी, आप जाओ शिक्षा ग्रहण करो। ये आपका कर्तव्य भी है कि ऐसे बच्चों को देखना, अगर जो कोई शिक्षा नहीं ले पा रहा है तो उसको शिक्षा दिलवाना। प्रवर्तनीयता और तर्क, ताकि ये कानूनी रूप से लागू नहीं होते, ठीक है। ये हर किसी की मन की इच्छा है कि आप ये सब मानो या ना मानो, कानून ये नहीं कहता कि आपको जबरदस्ती कुछ ऐसा करना है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। अगला सवाल, मौलिक अधिकारों के रूप में स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, आस्था और पूजा को संक्षेप में समझाएं, ठीक है। इसको समझते हैं। तो देखो, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, उसमें बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। समानता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार हैं,
स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध आजादी है आपको, मतलब शोषण के विरुद्ध आपको एक अधिकार है, फिर है स्वतंत्रता का अधिकार है। तो बहुत सारे अधिकार हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो स्वतंत्रता है यहाँ पे, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, जो आर्टिकल 21 है। इसमें यह बोला जाता है कि हर किसी को जीने का अधिकार है, जीवन आपसे कोई छीन नहीं सकता आपका। विचार या अभिव्यक्ति, अनुच्छेद 19(1)(a) ये कहता है कि अनुच्छेद 19 आपको भाषण और अभिव्यक्ति की आपको आजादी देता है। आप भाषण दे सकते हो, अपने विचार रख सकते हो, अपनी बातें रख सकते हो, ये चीज की आपको गारंटी देता है कि नागरिक जो है वो अपने भाषणों द्वारा कुछ लिखकर या किसी को कम्युनिकेट करके, संचार करके अपने विचारों को, अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, अपनी बातें लोगों के बीच में रख सकते हो। अभिव्यक्ति की बात करें, अनुच्छेद 19(1)(a) में ही आता है कि जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया, आप एक लोकतांत्रिक समाज में रहते हो, कोई रोकेगा नहीं, आप बोल सकते हो, कुछ भी बोलना चाहो तो, ठीक है। आस्था का अधिकार है, यहाँ पे धार्मिक आस्था की बात हो रही है, आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25 ये बताता है कि आप अपने किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हो, मतलब आप अपने धर्म को फॉलो कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी कि आप उसका अनुपालन कर सकते हो, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो। तो इसमें यही है कि कोई धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप दूसरे के में ना करे, हर कोई आजाद है भाई अपना धर्म मानने के लिए, ठीक है। आप किसी को ये नहीं कह सकते ये आप मत करो। पूजा करने का अधिकार सभी को है, अनुच्छेद 25 के तहत ये भी बताया गया है कि व्यक्तियों को उनकी आस्था के अनुसार धार्मिक समारोह, जागरण, कीर्तन, भजन या कुछ और अगर आप करते हो, ठीक है, आप किसी और धर्म से हो, आपके में जो पूजा पाठ होता है आप कर सकते हो, करने के लिए बिल्कुल आप आजाद हो, ठीक है। भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, शक्तियों को कैसे यहाँ पे बांटा गया है। देखो, हमारा जो संविधान होता है वो ये बताता है सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होता है जुडिशरी, जिसको क्या कहा जाता है, न्यायपालिका, ठीक है। एक होता है लेजिस्लेचर, जिसको कहा जाता है विधायिका, ठीक है। और एक होता है एग्जीक्यूटिव, जिसको कहा जाता है कार्यपालिका। ये सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है। अब ये विधायिका कानून बनाता है, ठीक है, कार्यपालिका उसको लागू करवाता है, न्यायपालिका ये देखता है कि अगर कुछ ऐसा उल्लंघन हो रहा है कानून नियमों का तो उसको सॉल्व करो, विवाद हो रहा है तो उसको सॉल्व करो। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कि शक्ति का पृथक्करण है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, 3 लेवल पर होता है पृथक्करण हमारे देश के अंदर। सबसे पहले भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण के लिए एक प्रावधान पहले नहीं दिया गया है, बल्कि यह सरकार के 3 मुख्य अंगों के बीच शक्तियां बांटते हुए दिखाता है हमारा संविधान, जहां पर पहला अंग विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका है, जो मैंने आपको पीछे समझाया। इन 3 जगहों पर शक्तियां होती हैं सरकार की, सरकार के 3 अंग होते हैं टोटल। फिर उसके बाद है विधायिका। सबसे पहले अगर हम बात करें जहां पर कानून बनाए जाते हैं, विधायिका के बारे में आर्टिकल 245 से 255 में दिया गया है। केंद्रीय स्तर पर संसद और राज्य स्तर पर राज्य की विधानसभाएं होती हैं, कानून बनाती हैं जो, ठीक है। देखो, अगर देश के लिए कानून बनाना है तो वो संसद भवन में कानून बनेगा, और अगर किसी राज्य का कानून बनना है तो वो राज्य की विधानसभा बनाएगी, ठीक है। फिर है उन्हें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में एक मतलब लिस्ट दी जाती है। आप अगर देखोगे ना, यहाँ पे होता क्या है कि 3 लिस्ट होती हैं, ठीक है। एक यहाँ पे लिस्ट दी गई है संघ सूची। संघ सूची का मतलब होता है वो कानून के विषय जिसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। दूसरी होती है राज्य सूची, इस पे वो लिस्ट होती है ये जिसमें हर राज्य को जिन कानूनों को बनाने का अधिकार है, जिस सब्जेक्ट के ऊपर, जिस विषय के ऊपर। तीसरी होती है समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाती है, ठीक है। और अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसमें फिर केंद्र सरकार की बात मानी जाती है। फिर कार्यपालिका के बारे में आर्टिकल 53 से 78 में दिया गया है। केंद्र स्तर, जो हमारा केंद्र स्तर पर आप देखोगे राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, यानी कि जो हमारे नेशन का हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है, और राज्य के स्तर पर राज्यपाल होता है, ठीक है। हालांकि वास्तविक आप देखोगे जो शक्तियां हैं वो मंत्रियों के पास ही होती हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बाकी के इधर उधर के मंत्री, बाकी नाम मात्र के लिए तो राष्ट्रपति ही हेड है, ठीक है। तो
मेनली क्या है, उनकी भूमिका कानूनों को लागू करना और प्रशासित करना है, और सत्ता के संकेंद्रण को रोकने के लिए कार्यपालिका विधायिका से अलग है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, विधायिका में कानून बनता है और कार्यपालिका उस चीज को लागू करवाती है। ठीक है, तो ऐसे में ये सब चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा अंग यहाँ पे जो दिया गया है वो है आपकी न्यायपालिका। ठीक है, अनुच्छेद 124 से 147 में भारत में न्यायपालिका के बारे में बताया जाता है कि वो स्वतंत्र है। न्यायपालिका किसी से दबके काम नहीं करती। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा टॉप है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, और चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, कोई प्रेशर नहीं है न्यायपालिका के ऊपर। सर्वोच्च न्यायालय सबसे टॉप पर है, और राज्य के लेवल पर हाई कोर्ट होती है। ठीक है, उच्च न्यायालय। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करता है। कानून यानी कि हमारे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका के पास है। कानून, जो नए कानून बनाए जाते हैं वो क्या वो संवैधानिक हैं या नहीं है, इसको भी चेक करने का काम न्यायपालिका करती है। ठीक है, और सरकार के अंगों पर कंट्रोल रखता भी यही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय का विश्लेषण करो। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या दिया गया है इसमें। सामाजिक न्याय, जैसा कि हमारी प्रस्तावना में बताया गया है, सामाजिक न्याय इसमें ये बताया जाता है कि एक ऐसा समाज हो जहां पर निष्पक्ष रूप से सभी के साथ बिहेवियर हो, सभी को इंक्लूसिव तरीके से एक सभी को साथ लेके चला जाए, सभी नागरिकों को बराबर के अवसर मिले। सामाजिक न्याय का उल्लेख सामाजिक असमानताओं, यानी कि जो भी पहले की असमानताएं होती थी पहले के समाज में, जो भेदभाव वगैरह होते थे वो सब खत्म करो, ऐसा कुछ भी ना हो। ठीक है, जो लोगों को हाशिए पर रखा गया था उनको समाज में शामिल करो, उनका भी कल्याण करो, ये इसमें कहा जाता है। फिर उसके बाद है राजनीतिक न्याय। देखो राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है, इसमें क्या है, राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जो निष्पक्ष रूप से सभी को मौका मिले। जो हमारा लोकतंत्र है वो लोगों का शासन है, लोगों के अंदर हर कोई आता है, सभी को प्रॉपर, सभी को अधिकार है, सभी को अवसर मिले। अगर कोई राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेना चाहता है, कोई चुनाव लड़ना चाहता है, कोई चुनाव में वोट डालना चाहता है, सभी को इक्वली समझा जाए। प्रस्तावना में दिया गया है कि भाई लोकतांत्रिक मूल्य क्या होते हैं, जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड बातें होती हैं, अधिकार देना, सभी को इक्वल समझना, यही सब है। ठीक है, तो राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए समाज में। आर्थिक न्याय, प्रस्तावना आर्थिक न्याय के बारे में भी बात करती है, यानी कि यह एक ऐसी आर्थिक प्रणाली बनाओ देश के अंदर जहां पे आप देखोगे कि सभी को आर्थिक न्याय के मामले में क्या है कि सभी को एक तो संसाधन बराबर के दो, संसाधनों का वितरण सही होना चाहिए। आप अगर देश में किसी को कुछ दे रहे हो तो यहाँ तो किसी को मत दो, यहाँ दो तो सबको बराबर दो। ठीक है, और कोई भेदभाव मत करो। आर्थिक कल्याण करने के लिए प्रयास करे सरकार, और आर्थिक रूप से जो बंदा कुछ भी कर रहा है तो उसके साथ ऐसा ना हो, मान लो पहले क्या होता था, जो मेल है और एक तरफ फीमेल है, अगर एक पुरुष दिहाड़ी कमा रहा है तो उसको मिल रहे हैं 700 रुपये, 600 रुपये, महिला कर रही है तो उसको मिल रहे हैं 300 रुपये, 250 रुपये। ऐसा है तो ये तो भेदभाव है, ये तो न्याय नहीं है, तो आर्थिक रूप से अन्याय हो रहा है। तो ये चीजें खत्म हो, ये सब ना हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दी गई मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालो। अब हम प्रस्तावना को ही समझ लेते हैं। आपने देखो प्रस्तावना प्रस्तावना बहुत बारी बोल दिया मैंने, अब देख भी लो। आपको अपनी एनसीईआरटी बुक याद आ गई होगी ये फोटो देखकर। ये प्रस्तावना हमारी एनसीईआरटी में दी गई थी जब हम अपने स्कूलों में पढ़ते थे। कॉलेज की बुक्स वगैरह में तो नहीं होता, बट एनसीईआरटी की हर बुक में ये प्रस्तावना छपी होती है। इंग्लिश में इसको प्रियम्बल कहा जाता है। तो हमारी इस प्रस्तावना के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है देखो। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत सब चीजें हैं, न्याय है, ठीक है, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, स्वतंत्रता है, आप अपने विचार रख सकते हो, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप अपना धर्म फॉलो कर सकते हो। इक्वालिटी मीन्स समानता है, फ्रेटर्निटी बंधुत्व, यानी कि भाईचारे के साथ सभी रहें। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमारे इसमें प्रस्तावना में दी गई हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, संप्रभु, यानी कि हम अपने आप पर शासन करते हैं, हमारे ऊपर कोई बाहरी शक्ति शासन नहीं करती। ये होता है संप्रभु का मतलब। समाजवादी, यानी कि भारत में कुछ समाजवादी नीतियां भी बनाई गई थी, तो भारत में कुछ समाजवादी विशेषताएं भी हैं जहां पर सभी नागरिकों का कल्याण हो। समाजवादी का मतलब है सरकार ज्यादा से ज्यादा काम करे, सरकारी हॉस्पिटल बनाए, सरकारी स्कूल्स बनाए। फिर है धर्मनिरपेक्षता, भी दिया गया है हमारे संविधान में कि भारत का जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष होगा, सभी धर्मों के साथ बराबर का ट्रीटमेंट होगा, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। लोक
लोकतंत्र है हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर प्रॉपर लोकतंत्र फॉलो होता है। यहाँ सत्ता लोगों के हाथ में है, कोई गलत काम करेगा तो उसको अगले चुनाव में हटा दिया जाएगा, लोग ही चुनावों में भाग लेते हैं। गणतंत्र है मीन्स भारत की राजनीतिक व्यवस्था गणतंत्र पर आधारित है, जहां राज्य का मुखिया वंशानुगत राजा होने की बजाय लोगों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे राज्य का मुखिया होगा वह वंशानुगत नहीं होगा। इसका मतलब होता है गणतंत्र, लोगों का तंत्र, लोग होंगे जो मुखिया होंगे। न्याय, अब हमारा संविधान न्याय की भी बात करता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। स्वतंत्रता की बात करता है हमारा प्रस्तावना, जहाँ पे विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, यानी कि आप कुछ भी आपके कोई धार्मिक विश्वास है, पूजा करने की स्वतंत्रता वगैरह, ये सब है। समानता, सभी को बराबर समझा जाए, लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, भाईचारा। अंत में हमारा जो प्रस्तावना में यही लिखा गया है कि आप आपस में कोई मतभेद मत रखो, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा मत रखो, भाईचारे को फॉलो करो, यही इसमें बताया जाता है। तो इसके साथ वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।